स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। कभी कभी समाचारों में देखे जाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स एक्ट 2021, चिप्स एंड साइंस एक्ट 2022 और इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट 2022 किससे संबंधित है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी चीन, सी जापान, डी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रौद्योगिकीय क्रांति, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड जॉब्स एक्ट 2021 उर्फ बिपार्टिसन इंफ्रास्ट्रक्चर लॉ 2021 पर 15 नवंबर 2021 को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। यह कानून परिवहन और बुनियादी ढांचे के खर्च के लिए $1.2 ट्रिलियन का अधिकार देता है, जिसमें से $550 बिलियन का उपयोग नए निवेश और कार्यक्रमों में किया जाता है। चिप्स और विज्ञान अधिनियम 2022 एक अमेरिकी संघीय कानून है जिस पर 9 अगस्त 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किए गए। 16 अगस्त 2022 को अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट यानी IRA 2022 पर हस्ताक्षर किए। यह अमेरिका को जलवायु संकट से निपटने, पर्यावरणीय न्याय को आगे बढ़ाने, घरेलू स्वच्छ ऊर्जा विनिर्माण में विश्व नेता के रूप में अमेरिका की स्थिति को सुरक्षित करने में सक्षम बनाता है। अतः विकल्प ए सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारत में प्रत्यक्ष करों का या करों के उदाहरण है? 1 सीमा शुल्क, 2 लाभांश वितरण कर, 3 पूंजीगत लाभ कर, 4 आयकर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी 2, 3 और 4, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रत्यक्ष करों के प्रकार। प्रत्यक्ष करों में शामिल है लाभांश वितरण कर यानी DDT। यह कंपनियों द्वारा अपने शेयरधारकों को वितरित लाभांश पर लगाया जाने वाला कर है। पूंजीगत लाभ कर, यह कर अचल संपत्ति, स्टॉक और म्यूचुअल फंड जैसी पूंजीगत संपत्तियों की बिक्री या हस्तांतरण से होने वाला लाभ पर लागू होता है। आयकर, व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार, साझेदार और व्यक्तियों के संघ तथा आय एवं आयु के आधार पर आयकर का भुगतान किया जाता है। अप्रत्यक्ष करों के उदाहरणों में वस्तु एवं सेवा कर यानी GST, उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क शामिल है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कृषि निर्यात नीति 2018 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह नीति कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी और इसका उद्देश्य कृषि निर्यात को बढ़ाना है। 2, यह नवीन स्वदेशी, जैविक, जातीय, पारंपरिक तथा गैर पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत में सेवा क्षेत्र। कृषि निर्यात नीति 2018 वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। इसका लक्ष्य 2022 तक कृषि निर्यात को $60 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के साथ अगले कुछ वर्षों में $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह नवीन स्वदेशी, जैविक, जातीय, पारंपरिक और गैर पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, पशु क्रूरता निवारण यानी PCA अधिनियम 1960 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह अधिनियम भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान करता है। 2, यह अधिनियम उन अनुसंधान परियोजनाओं में पशुओं के उपयोग को प्रतिबंधित करता है क्योंकि इसका लक्ष्य पशुओं के जीवन को सुरक्षित करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पशु क्रूरता निवारण यानी PCA अधिनियम 1960। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड यानी AWBI की स्थापना वर्ष 1962 में पशु क्रूरता निवारण यानी PCA अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत की गई थी। अतः कथन 1 सही है। हालांकि ये कई प्रकार के उन कार्यों को अपराध मानता है जो पशुओं के प्रति क्रूरता का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए यह चिकित्सा उन्नति सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रयोगों के लिए पशुओं के उपयोग को अपने कवरेज से छूट प्रदान करता है। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी IIA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी IIA अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक स्वायत्त निकाय है।
2. भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी IIA अगली पीढ़ी के अल्ट्रा वायलेट टेलीस्कोप पर कार्य कर रहा है, जिसे इंडियन स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड इमेजिंग स्पेस टेलीस्कोप कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी IIA यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है, अतः कथन एक सही नहीं है। भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान यानी IIA अगली पीढ़ी के अल्ट्रा वायलेट टेलीस्कोप पर कार्य कर रहा है, जिसे इंडियन स्पेक्ट्रोस्कोपिक एंड इमेजिंग स्पेस टेलीस्कोप कहा जाता है, अतः कथन दो सही है। उच्च रिजोल्यूशन वाले इस टेलीस्कोप से आकाशगंगाओं को देखा जा सकेगा। अगला प्रश्न है, फ्रॉड स्टैक शब्द को कभी कभी समाचारों में किसके संदर्भ में देखा जाता है? ए. वन्यजीवों की तस्करी, बी. साइबर हमला जहां हैकर्स डेटा चोरी करने के लिए सार्वजनिक USB चार्जिंग पोर्ट में हेर फेर करते हैं, सी. आपराधिक गिरोहों द्वारा नियंत्रित बैंक खाते जिनके मालिकों को उनकी पहचान के दुरुपयोग के बारे में पता नहीं चलता, डी. जैव चिकित्सा अनुसंधान में 3D प्रिंटिंग तकनीक। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फ्रॉड स्टैक, फ्रॉड स्टैकिंग में बड़ी संख्या में बैंक खाते शामिल हैं। आपराधिक गिरोहों द्वारा नियंत्रित बैंक खाते जिनके मालिकों को उनकी पहचान के दुरुपयोग के बारे में पता नहीं चलता। ऐसा तब होता है जब एक उधारकर्ता कई प्रकार के ऋणों की मांग करता है और कुछ ही दिनों या घंटों में उन सभी के लिए अधिकृत भी हो जाता है। इससे ऋणदाता को यह पता चलने से पहले कि उधारकर्ता झूठ बोल रहा है, धोखाधड़ी करने वालों को ऋण लेने तथा भाग जाने का समय मिल जाता है। इन ऋणों के लिए उपयोग की जाने वाली जानकारी से आमतौर पर धोखाधड़ी करने वालों की असली पहचान नहीं होती है, बल्कि यह चुराया या खरीदा गया डेटा होता है, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. दूरसंचार अधिनियम 2023 ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया। 2. यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के प्रशासक का कार्यालय दूरसंचार विभाग, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। 3. USOF की दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में किफायती ब्रॉडबैंड एवं मोबाइल सेवाओं को सक्षम बनाती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। ए केवल एक और दो, बी केवल दो, सी केवल तीन, डी केवल एक और तीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी केवल एक और तीन। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यानी USOF दूरसंचार अधिनियम 2023 ने यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का नाम बदलकर डिजिटल भारत निधि कर दिया, अतः कथन एक सही है। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड का नेतृत्व USO फंड के प्रशासक द्वारा किया जाता है, जिसे फंड के प्रशासन के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग का एक संलग्न कार्यालय है, अतः कथन दो सही नहीं है। USOF ने ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में किफायती ब्रॉडबैंड तथा मोबाइल सेवाओं को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन, विकास, दूरसंचार उत्पादों तथा समाधानों के व्यवसायीकरण में शामिल घरेलू कंपनियों एवं संस्थानों के लिए दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना शुरू की, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, फोटोनिक कंप्यूटिंग के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? 1. न्यूनतम जंक्शन हीटिंग, 2. विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप के प्रति प्रतिरक्षित, 3. यह कम हानि वाला ट्रांसमिशन प्रदान करता है, 4. फोटोनिक क्रिस्टल विकसित करना आसान। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 3 और 4, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी केवल 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी केवल 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फोटोनिक कंप्यूटिंग, फोटोनिक कंप्यूटिंग से लाभ: न्यूनतम जंक्शन हीटिंग, छोटे या बड़े नेटवर्क या टोपोलॉजी में गतिशील स्केलिंग तथा पुनः विन्यास, विद्युत शॉर्ट सर्किट होने का खतरा नहीं और विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप के प्रति प्रतिरक्षित है, विशाल समानांतर कंप्यूटिंग क्षमता एवं AI अनुप्रयोग। फोटोनिक कंप्यूटिंग से हानि: फोटोनिक क्रिस्टल विकसित करना कठिन, कई संकेतों की परस्पर क्रिया के कारण गणना करना एक जटिल प्रक्रिया है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. आयुष्मान भारत को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की अनुशंसा के अनुसार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दृष्टि से लॉन्च किया गया था। 2. इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल में भर्ती होने के बाद के खर्च जैसे निदान तथा दवाएं शामिल हैं। 3. यह भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक एवं तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करता है।
उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत देश की एक प्रमुख योजना है जिसे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिश के अनुसार शुरू किया गया था, अतः कथन 1 सही है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले के 3 दिन और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिन बाद के खर्च जैसे निदान तथा दवाएं शामिल हैं, अतः कथन 2 सही है। यह भारत में सार्वजनिक और निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक तथा तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का कवर प्रदान करता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मणिपुर में निवास करती है? 1 मैतेई, 2 चिरू, 3 गंगटे। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मणिपुर की जनजातियां। मणिपुर के लोगों को इन भू आकृतियों के आधार पर 3 मुख्य जातीय समुदायों में बांटा गया है। घाटी में रहने वाले मैतेई और पहाड़ियों में रहने वाले नगा एवं कुकी-चिन। मैतेई जनजाति। मैतेई लोग मुख्य रूप से घाटियों में बसे हुए हैं और कुल मणिपुरी आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। चिरू जनजाति। ये राज्य के 4 जिलों तमेंगलोक, कांगपोकपी, चुराचांदपुर और थौबल में पाए जाते हैं। वे चिरू बोली बोलते हैं जो कुकी-चिन नगा भाषाओं में से एक है। गंगटे जनजाति। गंगटे का चुराचांदपुर जिले पर कब्जा है जो राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित है। गंगटे के प्रमुख त्योहार है चपचल कूट, गहमासा कूट, मीम कूट और चवांग कूट, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी NOTTO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यानी NOTTO की स्थापना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई थी। 2. NOTTO अंगों और ऊतकों की खरीद एवं वितरण के लिए अखिल भारतीय समन्वय तथा नेटवर्किंग हेतु एक शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करता है। 3. NOTTO राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम यानी NOTP लागू करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन यह भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, अतः कथन 1 सही नहीं है। NOTTO देश में अंगों और ऊतकों की खरीद एवं वितरण तथा अंगों व ऊतकों के दान व प्रत्यारोपण की रजिस्ट्री के लिए अखिल भारतीय समन्वय एवं नेटवर्किंग हेतु एक शीर्ष केंद्र के रूप में कार्य करता है, अतः कथन 2 सही है। राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन द्वारा कार्यान्वित एक केंद्रीय क्षेत्र की सतत योजना है, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कभी कभी समाचारों में चर्चा में रहने वाला चुराचांदपुर जिला कहाँ स्थित है? ए मिजोरम, बी मेघालय, सी मणिपुर या डी त्रिपुरा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।